इस वक्त यूपी की सियासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान दिखाई दे रहा है। यह तब से है जब दिल्ली दरबार ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में उतरने की बात कह दी है। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी अब चढ़ने लगा। यह खबर सुनकर लोग अवाक हैं। कुछ लोगों को असंभव सा दिखता होगा, लेकिन बीजेपी में इससे पहले भी यह सब जनता के सामने प्रसारित हो चुका है। आपको नहीं भूलना चाहिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को, आपको नहीं भूलना चाहिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को, आपको नहीं भूलना चाहिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को। उसी तरह योगी आदित्यनाथ भी बहुत जल्द यूपी की सत्ता से दूर जाने वाले हैं। इंतजार है सिर्फ 3 दिसंबर का, जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होते ही यूपी में हो सकता है मुख्यमंत्री का परिवर्तन। नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हर प्रदेशों की कमान जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों के हाथ में है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, या फिर आप भ्रम में हैं। जी हां, प्रदेश बीजेपी की सरकारों का कंट्रोल सीधे दिल्ली के दरबार में चलता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जानकार मानते हैं। पूर्व में जो हमने कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल के बारे में बताई, वो बात आप सभी जानते हैं। और तो और अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। वहां शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन कर दिया गया और बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं को, मंत्रियों को और सांसदों को विधानसभा लड़ने के लिए भेजा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह सहित कई बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। 18 साल तक मध्य प्रदेश में राज करने वाले शिवराज सिंह अब मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अब आइए समझते हैं कि यूपी की सियासत का समीकरण, जो मुख्यमंत्री हटाओ और नए मुख्यमंत्री को बनाओ के पीछे जो आरएसएस और दिल्ली बीजेपी का पूर्व निर्धारित प्रोग्राम है। आपको याद होगा 2017 का विधानसभा चुनाव, जहां समाजवादी पार्टी उस वक्त पूर्ण बहुमत की सरकार में थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले थे। बगैर यूपी की सत्ता रिजर्व रखे दिल्ली की कुर्सी पर बहुत दिनों तक राज नहीं किया जा सकता था। लिहाजा यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी को मजबूत जाति समीकरण तैयार करने थे, और ये बीजेपी के लिए आसान नहीं था। पहले से पैर जमाए सपा और बसपा को छोड़ किसी को यहाँ के सत्ता में वापसी करना आसान नहीं दिखता था, क्योंकि ओबीसी के साथ साथ बड़ी मात्रा में सपा और बसपा ने सवर्ण वोट भी जुटा रखे थे। ऐसे में बीजेपी प्रदेश की सत्ता में किस आधार पर लौटती? लेकिन कहते हैं कि राजनीति में किसकी गोटी कब सेट हो जाए वो कोई नहीं जानता। कई कारणों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने समर्थकों और नेताओं से जूझ रही थी। लिहाजा बीजेपी ने दांव चलने में देर नहीं की। उन्हें समझ आ चुका था कि ओबीसी वोट को जोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। जनाधार देख सवर्ण वोट तो अपने आप ही जुड़ जाएगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार बस इन्हीं कारणों से बन गई थी। हुआ भी वही। यूपी के बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने बड़ी चालाकी से उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष घोषित कर दिया और यूपी में उसी चेहरे पर चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग से कई और नेताओं को पार्टी में शामिल किया, जिसमें राजभर, निषाद, बिंद और पटेल कुर्मी आदि शामिल थे। जिस वर्ग का वोट अब तक यूपी की सियासत का समीकरण बनाता और बिगाड़ता रहा था। और 2017 के चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत हासिल कर ली। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर जीत कर आई बीजेपी अब सीएम बनने के मामले में केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सीरियस नहीं थी, और ना ही किसी बड़े नेता ने उस पर कोई लोड लिया, और यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। उस वक्त बीजेपी के सितारे गर्दिश में थे। बीजेपी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बन रहे हों या कोई और, लेकिन उसका रिएक्शन तो एक दिन होना ही था। तब जब बीजेपी कमजोर होती, उनका जनाधार घटता, और वो दिन आ ही गया। बीजेपी कर्नाटक में बुरी तरह हार गई। यह तो शुरुआत थी। 5 राज्यों में बीजेपी की हालत इतनी खस्ता है, और बिहार में अच्छी भली सरकार टूट गई। वहां जदयू और राजद की सरकार है। पिछले दिनों हाई प्रोफाइल उपचुनाव घोषित यूपी में संपन्न हुआ। योगी की पूरी कैबिनेट ने पूरा जोर लगा दिया और बुरी तरह हार गए। उसके बाद अब महज कुछ ही दिनों में 2024 का लोकसभा चुनाव है। यह चुनाव बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी की पूरी पलटन जोर लगाएगी।
बात आकर वहीं फंस गई जिस कूचे से दिल्ली की सत्ता में वापसी करनी है, लिहाजा अब उस गलती का पश्चाताप का समय है जो 2017 में हुई थी, यानी केशव प्रसाद मौर्य की अनदेखी, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की अनदेखी, जिसे अब फिर से भुनाने का प्रयास किया जाएगा। यह इस्तेमाल बीजेपी के लिए 2024 में कारगर भी सिद्ध हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाकर फिर से बीजेपी 2017 के माहौल को यूपी में खड़ा कर सकती है, क्योंकि यूपी अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के बाद बीजेपी कई प्रदेशों में साफ हो सकती है, जिसकी भरपाई यूपी से करनी होगी। यूपी में अखिलेश यादव की पीडीए ने सियासी हलचल मचा रखा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनने से अन्य पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ एक मुश्त जुड़ जाएगा? क्या बीजेपी का यह इस्तेमाल कारगर सिद्ध हो पाएगा? आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल आप देख रहे थे जन आदर्श भारत, मैं हूं रजनीश। बहुत बहुत धन्यवाद।